हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ ओलिगोपोली के चैप्टर में से। और टॉपिक का नाम है कुर्नॉट मॉडल। कुर्नॉट मॉडल ओलिगोपोली के सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स में आ जाता है, क्योंकि इसी के बेस पे काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स बने हुए हैं। इस वीडियो में मैं सारा का सारा मॉडल एक्सप्लेन करूंगा, आपको पेपर में कैसे लिखना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये वीडियो सारी की सारी देखते हैं तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पेपर में किस हिसाब से अटैम्प्ट करना है हूबहू मैंने वैसे ही अटैम्प्ट किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स रिलेटेड टू ओलिगोपोली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जैसे जैसे मैं और मॉडल्स करूंगा वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मॉडल दिया किसने था? फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अगस्टिन कुर्नॉट डेवलप्ड हिज डुओपोली मॉडल इन 1838, बट नॉट मच अटेंशन वॉज पेड टू इट अंटिल 1930s। जो अगस्टिन कुर्नॉट थे उन्होंने ये अपना मॉडल डुओपोली मॉडल, जहाँ जिसमें सिर्फ दो सेलर्स होते हैं, उनकी बात को एक्सप्लेन करके आगे रखा था 1838 में, मगर 1930 तक उनका मॉडल कोई मशहूर नहीं हुआ। It is the earliest duopoly model and has the merit that its results can be extended to cases where the number of seller is more than 2। ये सबसे पहले डुओपोलिस्ट मॉडल में एक है, और इस मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं वो ओलिगोपोली पे भी लगाए जा सकते हैं, मतलब ऐसी जगह भी लगाए जा सकते हैं जहां नंबर ऑफ सेलर्स मोर देन 2 हैं। ठीक है। हेंस बाय एक्सटेंशन ऑफ कुर्नॉट्स डुओपोली मॉडल इट कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ओलिगोपोली मॉडल। मतलब इसको डुओपोली मॉडल को एक्सटेंड करके ओलिगोपोली मॉडल तक भी लिया जा सकता है। मतलब इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे देते थे, इस वजह से ये डुओपोली मॉडल को ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल की तरह भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कुर्नॉट्स मॉडल इज नाउ प्रेजेंटेड इन मैनी वेज। कुर्नॉट मॉडल को कई एक्सटेंशंस आ चुकी हैं, अलग अलग तरीके हैं इसको दिखाने के कुर्नॉट मॉडल को। तो आपने पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से रिएक्शन कर्व्स के थ्रू और आइसोप्रॉफिट कर्व्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है, वो मैंने बताया हुआ है। बस थोड़ा पेशेंस रखें और लाइन बाय लाइन सुनते रहें, तभी आपको समझ आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर क्वेश्चन भी लॉन्ग है, ठीक है ना। तो एजम्पशंस क्या हैं इसके? सबसे पहले डुओपोली होगी। डुओपोली मतलब ये मॉडल एज्यूम करके चलता है कि सिर्फ दो ही सेलर्स होंगे, और वो दोनों के दोनों सेलर्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, और उनकी आइडेंटिकल कॉस्ट होंगी, दैट इज जीरो कॉस्ट। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिसकी कॉस्ट जीरो होती है, मगर उन्होंने अपने मॉडल में एज्यूम किया था कि कॉस्ट जीरो होगी। ठीक है। नाइव बिहेवियर रहेगा। नाइव का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो सेलर्स हैं, जो कंपनियां हैं, अपनी पुरानी मिस्टेक से कुछ सीखेंगी नहीं। समझ के बात? दैट इज दे नेवर लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस। अपनी जो पुरानी मिस्टेक्स हैं या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बातें हैं, वो अपनी पुरानी डिसीजन से कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं लेंगी। नाइव बिहेवियर होगा उनका। ठीक है। अब ओरिजिनल मॉडल क्या कहता है, आपने हेडिंग बनानी है, और मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इन द ओरिजिनल डुओपोली मॉडल ऑफ कुर्नॉट द assumption is made that the two competing firms produce an identical products at the same cost। ओरिजिनल मॉडल ये एज्यूम करता है कि जो कंपीटिंग फर्म्स हैं, जो दो फर्म्स हैं, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और उनकी कॉस्ट भी सेम है। इन द कुर्नॉट्स ओरिजिनल मॉडल ईच ऑफ द टू फर्म्स ओन अ स्प्रिंग ऑफ मिनरल वाटर एंड देयर प्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर इन्वॉल्व्स नो कॉस्ट। ओरिजिनल मॉडल में वो एज्यूम करते हैं कि भाई जो दोनों के दोनों कंपनियां, उनके पास एक एक जो मिनरल वाटर है उसका स्प्रिंग है, और वहां से उनको पानी मुफ्त में मिल जाता है और उनकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट उस केस में जीरो है, मगर इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा बाद में। कुर्नॉट एज्यूम्ड दैट द टू फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अ मार्केट वेयर दे फेस अ लीनियर डिमांड कर्व। एक और अजम्पशन कि भाई जिस मार्केट में वो अपना सामान बेचते हैं वहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व होगी, नॉन लीनियर डिमांड कर्व नहीं होगी। फर्दर ईच फर्म एक्सपेक्ट्स इट्स कॉम्पिटिटर नॉट टू चेंज इट्स आउटपुट एंड डिटरमिन्स इट्स ओन आउटपुट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। हर एक कंपनी ये सोचती है कि जो वो डिसीजन लेगी, उसके डिसीजन के बाद जो दूसरी फर्म होगी उस पर कुछ रिएक्शन नहीं करेगी। समझ के बात? हर एक फर्म ये सोचती है कि जो उसका कॉम्पिटिटर है वो उसकी आउटपुट के चेंज करने से कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है। दीज फर्म्स एट नो स्टेज एंटर इनटू कोल्यूजन। ये दोनों की दोनों फर्म्स आपस में कभी भी कोल्यूजन नहीं करेंगी, मतलब कोल्यूसिव ओलिगोपोली नहीं होगी, हाथ नहीं मिलाएंगी कभी भी मार्केट में। नॉट इवन टैसिटली। टैसिटली मतलब अंदरों अंदर भी, मतलब बिना लोगों को दिखाए अंदरों अंदर कंपनियां हाथ मिला लेती ना, वैसे भी नहीं करेंगी। समझ के बात? Each one observes that the other is doing and acts on the assumption that he will continue to do so the same things। जो एक फर्म है वो ये सोचती है कि अगर मैंने आउटपुट या प्राइस में कुछ भी चेंजेस किया तो जो दूसरी फर्म है जैसे कर रही है वैसी की वैसी करती रहेगी। इसी को तो नाइव बिहेवियर कहा गया है। ठीक है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है असल जिंदगी में।
इन कुर्नॉट्स मॉडल द टू फर्म्स एडजस्ट आउटपुट एंड नॉट देयर प्राइजेस। इसमें एक और एजम्पशन ली गई है और कुर्नॉट ने कहा था कि कंपनी आपस में, जो कंपनीज हैं वो अपने आउटपुट को एडजस्ट करेंगी और उसके सामने प्राइस ब खुद आ जाएगा। प्राइस को चेंज नहीं करेंगी, प्राइस खुद ब खुद ही चेंज होगा आउटपुट के चेंज होने से। कैसे होता है उसको मैंने पूरा डायग्रामेटिक समझाया हुआ है और इस डायग्राम को जैसे जैसे मैं बनाता रहूँगा साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। बनाया तो मैंने पहले हुआ है, क्योंकि अगर वीडियो में बनाना शुरू कर दूंगा तो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कुर्नॉट्स मॉडल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ऐसे अपने पेपर में लिखना है। फिर इन द गिवन फिगर ए बी इज द मार्केट डिमांड कर्व फॉर द मिनरल वाटर। ये जो ए बी है ना, ये क्या है, डिमांड कर्व है मिनरल वाटर की, ठीक है। एंड ओ बी इज इट्स टोटल क्वांटिटी विच टू फर्म्स दैट इज फर्म एक्स एंड फर्म वाई कैन प्रोड्यूस। और ये जो ओ बी है ये टोटल आउटपुट है जो दोनों की दोनों कंपनीज प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। अब मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ के साथ बताता रहूंगा। इफ दीज फर्म्स डिसाइड टू सेल मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी द मार्केट प्राइस विल हैव टू बी जीरो। अगर दोनों की दोनों फर्म्स कह देती हैं कि हमने ये ओबी पूरा का पूरा माल बनाना है, तो ओबी के सामने अगर प्राइस देखोगे, प्राइस इस एक्सिस पे दी है तो प्राइस क्या हो जाएगी, जीरो। समझ गई बात। दिस ऑब्वियसली विल बी मोस्ट इरेशनल बिहेवियर ऑन देयर पार्ट एंड इन एनी केस दे विल नॉट लाइक टू बिहेव इन दिस मैनर। तो खुद सोचो, वो इतना माल बनाने के चक्कर में प्राइस जीरो थोड़े ना करेंगी, तो ये तो इरेशनल हुआ ना, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट कमाने की सोचेगी, ठीक है। तो होगा क्या असल जिंदगी में, कुर्नॉट ने जो कहा है वो एक्सप्लेन करेंगे। कुर्नॉट एज्यूम्स दैट बोथ द फर्म्स डू नॉट स्टार्ट प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली। दोनों की दोनों फर्म साइमल्टेनियसली स्टार्ट नहीं करेंगी। लेट्स अज्यूम दैट फर्म एक्स इज द फर्स्ट टू स्टार्ट प्रोडक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि फर्म एक्स पहले स्टार्ट कर रही है। सिंस द फर्म डिजायर्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स इट विल प्रोड्यूस ओजे क्वांटिटी एट द प्राइस वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो एंड वी नो दैट एमसी इज इक्वल टू जीरो। अब जो पहली फर्म है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है ओजे क्वांटिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट फर्म ने माल बनाया ओजे। आपको मैंने अभी एज्यूम करके बताया था कि भाई ये मॉडल एज्यूम करता है कि कॉस्ट जीरो है। अगर कॉस्ट जीरो है तो यही इसकी एसी कर्व है, ये इसकी एमसी कर्व है। तो ये एमसी कर्व ये एमआर कर्व को नीचे से काट रही है, समझ गए बात। तो ये बन गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के सामने प्राइस क्या तय हो गया, ये वाला प्राइस तय हो गया। अब कहने की बात ये है कि ओजे क्वांटिटी बनाएगी फर्स्ट फर्म और प्राइस चार्ज करेगी इसके सामने वाला ओपी, समझ गए बात। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नीचे। तो लिखा हुआ है एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट फर्म एक्स विल फिक्स द प्राइस ऑफ ओपी, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ ऑन द अजम्पशन दैट फर्म एक्स विल कीप इट्स आउटपुट फिक्स्ड एट ओजे, ठीक है, फर्म वाई कंसीडर्स दैट इट्स ओन डिमांड कर्व विल बी सी बी। अब पहली कंपनी ने तो इतना माल बनाया, अब दूसरी कंपनी एज्यूम कर लेती है कि पहली कंपनी ने इतना माल बनाया और जो बाकी माल बचा हुआ है टोटल मार्केट डिमांड में इतना, ठीक है, उसमें में से दूसरी कंपनी कितना बनाएगी, इतना। क्योंकि जो दूसरी कंपनी है उसके लिए ये डिमांड तो टोटल मार्केट डिमांड ये थी ना, इस मार्केट डिमांड में से इतनी तो पूरी हो चुकी है क्योंकि इतना माल तो उसने बना लिया है पहली कंपनी ने। अब दूसरी कंपनी के लिए डिमांड कर्व तो यही बची ना, ठीक है। तो वो इस डिमांड कर्व में, अगर ये डिमांड कर्व है तो ये ए आर हुआ, ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज़्यादा गिरता है। तो ये एम सी कर्व इसी की, ये भी जीरो है, ये नीचे से काटेगी, ये नीचे से काटेगी तो इसको इस प्राइस पे बेचा जाएगा, समझ गई बात। तो कहने की बात यह है कि दूसरी कंपनी इतना माल बनाएगी और उसको इस प्राइस पे बेचेगी। प्राइस कितना होगा, OP1। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं नीचे। इट इज therefore decides to produce the quantity JK and sell it at price OP1। तो वो क्या बनाएगी, क्वांटिटी JK क्वांटिटी बनाएगी और इस क्वांटिटी को कितने प्राइस पे बेचेगी, OP1 में, समझ गए बात। अब इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। फर्म वाइज आउटपुट इज हाफ ऑफ द डिमांड विच हैज़ नॉट मेट बाय फर्म एक्स। जो फर्म वाई है, ठीक है, टोटल मार्केट डिमांड ये थी, इसमें में से इतनी जो डिमांड है वो तो उसने पूरी कर दी पहली फर्म ने, ठीक है। दूसरी फर्म के लिए ये बचा, ठीक है। अब जो टोटल बचा है उसमें में से हाफ ही बना पा रही है, कौन बना पा रही है, फर्म वाई। ये चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखी है। इन अदर वर्ड्स आउटपुट ऑफ फर्म वाई इज 1/4 ऑफ द टोटल मार्केट। जो टोटल मार्केट डिमांड है मान लो ये वाली है, इसमें से आधा तो ये पहले ही बना चुकी है और ये जो आधा बचा है उसमें में से भी आधा बनाया है किसने, फर्म वाई ने। तो ये तो सिर्फ 1/4 आउटपुट ही बना रही है ना, समझ के बात। ये सिर्फ 1/4 आउटपुट ही बना रही है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। FX विल रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। जो फर्म एक्स है, FX उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वो रिएक्ट करेगी। तो वो फर्दर क्या करेगी, इट ऑब्जर्व्स दैट द फर्म वाइज एक्शन हैज ब्रॉट डाउन द प्राइस
एंड इट दस डिसाइड्स टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन। वो ये देखेगी कि भाई इसने तो अपना माल इतना बनाया और सस्ते रेट पे बेचना शुरू कर दिया, तो वो क्या करेगी, अपनी आउटपुट को एडजस्ट करना शुरू कर देगी। इट एज्यूम्स दैट फर्म वाई विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस जेके क्वांटिटी। वो ये एज्यूम करेगी कि भाई जो फर्म वाई है वो जितना प्रोड्यूस कर रही थी वैसे का वैसे ही प्रोड्यूस करती रहेगी जेके क्वांटिटी। सो इट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द क्वांटिटी विच इज नॉट सप्लाइड बाय एफ वाई। मतलब फर्म वाई ने ये क्वांटिटी नहीं ना बनाई हुई, अब इस क्वांटिटी में से भी वो हाफ बनाने की कोशिश करेगी। समझ गए बात, ये जो क्वांटिटी फर्म वाई ने नहीं बनाई इसमें से भी हाफ बनाने की कोशिश करेगी। कौन सी फर्म एक्स। सिंस फर्म वाई प्रोड्यूसेस 1/4 ऑफ द टोटल मार्केट, जो भी टोटल मार्केट डिमांड है, फर्म एक्स इन सेकेंड पीरियड डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 1/2 ऑफ दैट, 1/2 ऑफ द टोटल मार्केट। तो बेसिकली 1 माइनस 1/4 को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। इन अदर वर्ड्स द सप्लाई ऑफ फर्म एक्स विल बी फॉर हाफ किसका बनाना है, जो बचा कौन सा था, 3/4। तो वो टोटल माल कितना बनाएगी, 3/8 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो कुर्नॉट ने अपने मॉडल में करके दिखाई थी। हैविंग नोटेड दैट फर्म एक्स हैज रिड्यूस्ड इट्स प्रोडक्शन टू 3/8, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन को 3/8 कर लिया। मतलब जितने भी टोटल मार्केट डिमांड है उसके अगर 8 हिस्से करें तो सिर्फ 3 हिस्से बनाएगी, तो आउटपुट तो पहले से कम होगी। पहले तो हाफ बना रही थी, अब तो हाफ से भी कम, तो मतलब थोड़ी एडजस्ट कर ली उसने। समझ के बाद फर्म वाई थिंक्स दैट नाउ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द आउटपुट। फर्म वाई सोचेगी कि अब उसके पास मौका आ गया है, अब वो अपनी आउटपुट को बढ़ा सकती है। ऑन द कुर्नॉट्स असम्पशन इट विल नाउ प्रोड्यूस हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द मार्केट विच इज नॉट सप्लाइड बाय एफएक्स। अब जो एफएक्स जो मतलब फर्म एक्स है वो कितना बना रही थी, बेसिकली वो बना रही थी 3/8। अगर 1 माइनस 3/8 करेंगे तो वो आ जाएगी क्वांटिटी जो मार्केट में बची हुई है, और उसका हाफ लेंगे तो वो आ जाएगी 5/16। तो अब फर्म जो वाई है वो 5/16 क्वांटिटी बनाएगी, मतलब अपनी क्वांटिटी को पहले से बढ़ा देगी। ये थोड़ा टेक्निकल सा हो गया, आप पॉज कर करके साथ के साथ लिखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आना ही आना है। समझ के बाद, सिंस इन कुर्नॉट्स मॉडल फर्म्स हैव अ टोटली नाइव बिहेवियर। फर्म्स का क्या है, नाइव बिहेवियर। नाइव मतलब वो अपनी पुराने एक्शन से कुछ सीखती नहीं है। नाइव बिहेवियर ऑफ नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस। दिस एक्शन रिएक्शन प्रोसेस continues until the firms produce exactly 1/3 of the total market output। ये नाइव बिहेवियर की वजह से फर्म्स अपनी पुरानी मिस्टेक से कुछ नहीं सीखती, और इसकी वजह से सिर्फ 1/3 आउटपुट जो है वो ही बन पाएगी। मतलब 1/3 आउटपुट नहीं बन पाएगी, सारी की सारी जो आउटपुट है वो बेसिकली बोथ फर्म्स विल एग्जैक्टली प्रोड्यूस 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट। जॉइंटली दीज फर्म्स प्रोड्यूस 2/3 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। तो बेसिकली ये जो एक कंपनी है वो 1/3 बनाएगी और दूसरी जो है वो बाकी बचा हुआ बनाएगी। और अगर इनको टोटल जोड़ लिया जाए, ठीक है, इनको टोटल जोड़ लिया जाए तो ये 2/3 माल बनाएंगी दोनों की दोनों कंपनियां। ठीक है, ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे आप 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूस, तो आप ये भी कह सकते हो कि नाइव बिहेवियर ऑफ द फर्म, दिस एक्शन रिएक्शन विल कंटिन्यू टिल बोथ फर्म्स प्रोड्यूस एग्जैक्टली 2/3 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। मैंने 1/3 गलती से लिख दिया था शायद। ठीक है, तो दोनों की दोनों 2/3 बनाएंगी मिलके। सो इट इज लार्जर देन what a firm will produce under monopolistic competition but less than the competitive। जो monopolistic competition है उससे तो थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, मगर जो competitive market है उससे कम काम हो रहा है। समझ के बात, तो ये पॉज करके आप साथ के साथ लिखते रहना, या पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द अल्टीमेट पोजीशन एज इट विल एमर्ज कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो डायग्राम में ये बताया है कि टोटल इतना बनेगा भाई और इस प्राइस पे बिकेगा माल। ठीक है, एक फर्म इतना बनाएगी, दूसरा फर्म इतना बनाएगी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द टू फर्म्स इन ईच टाइम पीरियड मैक्सिमाइजेज देयर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचेंगी, बट देयर जॉइंट प्रॉफिट रिमेन्स लेस देन व्हाट दे कुड हैव अर्नड इफ दे वर इन कोल्यूजन। अगर वो आपस में मिल जाती तो उनके दोनों के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते। ठीक है, मगर कोल्यूजन नहीं है। ये जो कुर्नॉट मॉडल है वो नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली के मॉडल्स हैं। ठीक है, बट इन कुर्नॉट मॉडल फर्म्स आर नॉट अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस। कंपनियों को आपस में पता ही नहीं कि उनकी इंटरडिपेंडेंस है, नाइव बिहेवियर है, एंड देयरफॉर दे मेक नो अटेम्प्ट
टू कम टू एनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपस में कोल्यूजन करने की सोचते भी नहीं हैं. In case the two firms realize the implications of their interdependence for their profit, they will jointly cut down their output to 1/2 of the total markets, that is monopoly output कर लेते अपनी, and they will act as a monopolist. अगर दोनों को पता लग जाता कि इंटरडिपेंडेंस है तो और आपस में हाथ मिला लेते, कोल्यूजन कर लेते, तो जितना मोनोपोली आउटपुट बनाता है उतनी आउटपुट बनाते और दोनों को काफ़ी प्रॉफिट होता. इन दिस केस while charging monopoly price, they will enhance their profits. Now in this situation, each one of them will produce 1/4 of the total market rather than 1/3. तो 1/3 बनाने से अच्छा जो ये 1/3 बनाएंगे, मतलब 3 हिस्से करेंगे ना, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये 3 हिस्सा हो गया, तो टोटल एग्जैक्टली दे विल प्रोड्यूस 1/3. समझ गए बात. ईच फर्म विल प्रोड्यूस, आपने यहाँ लिखना था अंटिल बोथ फर्म्स विल प्रोड्यूस 1/3. 1/3 बनाएंगे और टोटल को मिलाएंगे तो वो 2/3 ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे गलतियाँ होती रहती हैं, स्पीड मार मार के स्पीड हो जाती है तो फिर गलती हो जाती है, समझ लो. ठीक है, तो एक एक फर्म तो 1/3 माल बना रही है, एक एक कंपनी तो 1/3 माल बना रही है, ये इसने भी 1/3 बनाया, तो टोटल जो ये हिस्सा और डायग्राम में ये हिस्सा बराबर आना चाहिए. मेरा ये बराबर नहीं आ रहा, यहाँ तक आ जाता तो सही रहता. ठीक है, तो आप इसको एकदम बराबर कर लेना. ठीक है, अब अगर आगे चलें तो आगे क्या है हमारे लिए. इन कुर्नॉट्स मॉडल 2 फर्म्स प्रोड्यूस 2/3 ऑफ द टोटल मार्केट. मतलब अगर मार्केट के 3 हिस्से कर लिए जाएं तो हर एक कंपनी 1/3 हिस्सा बना रही है और 2 कंपनियों का हिस्सा मिलाएंगे तो 2/3 होगा. इन केस देर आर 3 फर्म्स, अगर 3 फर्म्स हैं तो क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस 3/4. एंड बाय द सेम लॉजिक अगर n फर्म्स है तो n/n+1 करेंगे तो टोटल मार्केट पता लग जाएगी कि टोटल मार्केट में कितना वो कंपनी बनाएंगी. इट इज़ क्लियर दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ sellers in any oligopolistic market, the larger does the fraction becomes, and their combined output and their price they charge for the produce come closer to the competitive levels. जितनी ज़्यादा कंपनियाँ होंगी उतना कम माल बनेगा और उतना वो आपस में compete करके प्राइस को कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले आएंगी. तो जितनी ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी कंपटीशन उतना ज़्यादा और प्राइजेज उतने कम, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस के आसपास रिजल्ट आएगा. अब the merit of Cournot model is that it manages to explain how oligopolists reach equilibrium position, but it is criticized ऑन मैनी ग्राउंड्स. इसकी मेरिट तो ये है कि पता लग जाता है ओलिगोपोली किस तरीके से डिसाइड करते हैं आउटपुट को, मगर इसकी डीमेरिट क्या है. सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म में कितना लंबा चलेगा एडजस्टमेंट, कि कंपनी ये बना रही है, दूसरी कंपनी ये बना रही है, तीसरी बार वो कर रही है, फिर पहली कंपनी कुछ और कर रही है, ऐसे कब तक एडजस्टमेंट चलेगी ये तो पता ही नहीं. दिस मॉडल इज टू सिंपल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल. ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में कई कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो बताई नहीं इन्होंने. कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, मुश्किलात आती हैं कई ज़्यादा, वो चीज़ नहीं बताई. इन्होंने सिंपल बनाया, पहली फर्म ये बनाएगी, दूसरी फर्म ये बनाएगी, तीसरी ये, ऐसा थोड़ा ना होता है. नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक एजम्पशन है. इसने कहा है सिर्फ 2 ही सेलर्स हैं, ऐसा भी नहीं होता. बिहेवियरल पैटर्न जो कंपनियों का दिखाया गया नाइव, कि वो अपनी पुरानी जो एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, उसे कुछ नहीं सीखते, ये भी नहीं होता. क्लोज मॉडल है, ये कहता है तीसरी कंपनी आएगी नहीं, रियलिटी में तो आ भी सकती है. एजम्पशन ऑफ कॉस्टलेस प्रोडक्शन, जो क्या है कि भाई दोनों कंपनियों की कॉस्टलेस प्रोडक्शन होगी, ये भी गलत है. उसके बाद इसको हम एक और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो मॉडर्न वे है कुर्नॉट मॉडल को एक्सप्लेन करने का, और वो तरीका है रिएक्शन कर्व अप्रोच. रिएक्शन मतलब अगर एक कंपनी ने कुछ किया तो दूसरे उसके रिएक्शन में क्या करेगी. ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है हमने. तो चलिए शुरू करते हैं. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मगर इसके बाद आपकी तसल्ली हो जाएगी. द एजम्पशन ऑफ कॉस्टलेस प्रोडक्शन इन कुर्नॉट्स ओरिजिनल मॉडल इज अनरियलिस्टिक. ठीक है, जो भी एजम्पशन लिए इन्होंने कुर्नॉट ने कि भाई जो कॉस्टलेस प्रोडक्शन है वो तो अनरियलिस्टिक है. हाउएवर इट कैन बी रिलैक्स्ड एंड द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल विल नॉट बी इम्पेयर्ड. ठीक है, इसको रिलैक्स किया जा सकता है इस एजम्पशन को, फिर भी ये जो मॉडल है उसकी वैलिडिटी ख़त्म नहीं होगी, उसकी वैलिडिटी फिर भी बरकरार रहेगी. द रिएक्शन कर्व्स अप्रोच एक्चुअली डज दिस व्हेन इट अबेंडन्स द एजम्पशन ऑफ आइडेंटिकल कॉस्ट एंड आइडेंटिकल डिमांड. तो इसमें यह कि रिएक्शन कर्व अप्रोच एक्चुअली क्या करती है, अबेंडन करती है इस एजम्पशन को कि भाई आइडेंटिकल कॉस्ट होंगी या दोनों की सेम टू सेम डिमांड होगी, इसको अबेंडन करती है. इस ये जो बात है कुर्नॉट की, इसको खारिज करती है. दिस अप्रोच इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोप्रॉफिट कर्व्स ऑफ द डुओपोलिस्ट्स from which their reaction curves are derived. ये जो रिएक्शन कर्व अप्रोच है ये आइसोप्रॉफिट कर्व्स के कॉन्सेप्ट को लेके आती है, और आइसोप्रॉफिट जो कर्व्स है उन्हीं के थ्रू
रिएक्शन कर्व्स को ड्राइव किया जाता है। किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? इक्विलिब्रियम इन कुर्नॉट मॉडल इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू रिएक्शन कर्व्स। रिएक्शन कर्व इज ड्राइव्ड फ्रॉम द आइसोप्रोफिट कर्व। तो जहां पे दोनों रिएक्शन कर्व कट होती हैं वो इक्विलिब्रियम होता है, और रिएक्शन कर्व को पता कैसे लगाना है? आइसोप्रोफिट कर्व के थ्रू। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आइसोप्रोफिट कर्व का, ये अलग से है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन इसलिए करना है क्योंकि अगर आपको आइसोप्रोफिट कर्व नहीं आए तो ये मॉडल ही समझ नहीं आएगा, और अगर मैं किसी और वीडियो में डालता हूं तो फिर आप कहाँ वीडियो वो ढूंढते फिरोगे। ठीक है, तो आइसोप्रोफिट कर्व का कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं एरो मार देता हूँ, यहाँ से शुरू हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, और जहाँ तक मतलब इस कंसेप्ट को समझाऊंगा वहाँ तक आपको कह दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोप्रोफिट कर्व होती क्या है? आइसो मतलब इक्वल, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट। तो ये जो आइसोप्रोफिट कर्व दिख रही है आपको, मान लो नीचे हमने लिया फर्म ए आउटपुट, यहाँ पे ले लिया फर्म बी का आउटपुट। ये जो आइसोप्रोफिट कर्व है ये कहती है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ फर्म ए और फर्म बी के आउटपुट के डिफरेंट कम्बिनेशन, जिसपे फर्म ए को सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा। समझ के बात? जैसे ए इतना बना रहा है, बी इतना बना रहा है, तो जो प्रॉफिट यहाँ पे है, अगर ए इतना बनाता और बी इतना बनाता, या ए इतना बनाता बी इतना बनाता, तो प्रॉफिट का लेवल वही रहता। समझ के बात? अब इफ देयर आर टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी, देन an isoprofit curve for firm A is the locus of all points representing different levels of output of firm A and firm B, which yields to firm A the same level of profit। तो मतलब इस पूरी कर्व पे जो प्रॉफिट होगा ए का वो सेम रहेगा, और ये कर्व क्या है? डिफरेंट पॉइंट्स शो करती है फर्म ए और फर्म बी के आउटपुट की। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इन द फिगर। पी ए, ये जो पी ए है, is an isoprofit curve of firm A. This curve indicates that if firm B produces OB1 output and OB1 quantity of output, firm A will realize the profit PA। firm A को जो है जो भी प्रॉफिट होगा वो होगा जब वो कंपनी जो firm A है वो OA1 बनाती है और OA4 बनाती है, तो सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा। समझ की बात? इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, let us assume that in reaction curve of firm B, in reaction to firm B's output OB1, firm A produces OA4। अब हम ये assume करते हैं कि मान लो B ने इतना बनाया, A ने इतना बनाया। ठीक है, अब अगर A ने इतना बनाया, लेट A ने इतना बनाया, B ने इतना बनाया। ठीक है, B के रिएक्शन को देखते हुए अगर A को अपना प्रॉफिट सेम टू सेम रखना है तो A इतना बना लेता है, फिर इसको देखते हुए क्या करता है? B इतना बना लेता है, और इसको देखते हुए A इतना बना लेता है। ऐसे ये आपस में इनके रिएक्शंस चलते रहते हैं। इसको मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। इफ नाउ फर्म B इंक्रीजेज इट्स आउटपुट टू OB1 लेवल, फर्म A विल हैव टू रिड्यूस इट्स आउटपुट टू OA3, मतलब यहाँ तक करना पड़ेगा इफ़ इट वांट्स टू रियलाइज के सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाना है। तो अगर इसने आउटपुट बढ़ाई है तो उसको इतनी क्वांटिटी करनी पड़ेगी। समझ की बात? तो इस तरीके से ये आइसोप्रोफिट कर्व्स बनती हैं। सिमिलरली एन आइसोप्रोफिट कर्व ऑफ फर्म बी इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी एंड फर्म ए विच यील्ड सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो कर्व है ये हमें ये दिखा रही है, ये वाली जो आइसोप्रोफिट कर्व है ये दिखा रही है डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ फर्म ए और फर्म बी के आउटपुट की, जिसके ऊपर इस कर्व के ऊपर सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट रहेगा फर्म बी को। समझ के बात? अब ये चीज़ जो है ये तो आइसोप्रोफिट की बातें हैं, ये आप मॉडल में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बल्कि इतना ज़्यादा लिखोगे तो पेपर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, आइसोप्रोफिट कर्व्स हैव द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, बट ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये आप इस क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में मत लिखना। ठीक है, मैं साथ के साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये डिस्कस नहीं की तो आपको फिर समझ लो कि आपके मॉडल की ऐसी की तैसी हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। आइसोप्रोफिट कर्व्स फॉर कंपीटिंग अंडर डुओपोली, ठीक है, आर concave to the axis along which their output are measured। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि अगर मैं ए आइसोप्रोफिट कर्व की बात कर रहा हूं तो ए आइसोप्रोफिट कर्व की बात कर रहा हूं तो इसको थोड़ा रब कर दूं तो ये अपने एक्सिस के इस तरफ गोलाई इसकी बाहर को आएगी। अगर मैं बी आइसोप्रोफिट की बात कर रहा हूं तो यहाँ बी का आउटपुट लिखा है ना, तो इसकी गोलाई दूसरी तरफ आएगी। समझ के बात? तो जिस एक्सिस पे काम चल रहा है उस एक्सिस की तरफ ये कनकेव होंगी। इट मे बी नोटेड दैट वाइल आइसोप्रोफिट कर्व्स फॉर फर्म ए आर कनकेव टू द एक्स एक्सिस एंड फर्म बी वो कनकेव होगी वाई एक्सिस पे, तो उनकी जो कनकेविटी ऑफ आइसोप्रोफिट कर्व्स है दे रिजल्ट्स इन द चेंजेस इन द प्राइस एंड कॉस्ट ड्यू टू
द चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ राइवल फर्म्स। तो ये कनकेव कन्वेक्स, ये जो कनकेव होती है क्यों होती है, ये कनकेविटी शो करती है कि अगर एक कम इतना बना रही है, दूसरी कंपनी इतना बना रही है, अगर एक इतना बना रही है, दूसरी किस हिसाब से रिएक्ट करेगी उसको, और जैसे ही ये पोजीशन चेंज करती हैं उनकी प्राइसेस एंड उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में असर पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में आपने ये याद रखना है कि भाई ये कनकेव होती हैं, जिसकी प्रॉफिट कर्व की बात चल रही है, जिस एक्सिस पे उसका आउटपुट है उसके लिए ये कनकेव होती हैं। नेक्स्ट, एन आइसोप्रॉफिट कर्व फर्दर from axis represents a lower level of profits, while an isoprofit curve closer to the axis represents higher level of profit। मतलब जैसे जैसे ये एक्सिस से, ये प्रॉफिट कर्व, एक ही बात बता रहा हूँ, दूर जाती रहेगी, वैसे वैसे एक कंपनी का प्रॉफिट कम होता रहेगा, और जैसे जैसे ये पास आती रहेगी वैसे वैसे एक कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ता रहेगा। क्यों? ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है ये बताता है ए इतना बना रहा है और बी इतना बना रहा है। अब ये फर्दर जा रही है तो इसके टॉप पॉइंट को देखें, ए कम बना रहा है और बी ज़्यादा नहीं बनाने लग गया, तो इससे बी का प्रॉफिट बढ़ गया और ए का प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि ए तो पहले से भी कम आउटपुट बना रहा है। समझ गए बात? अब आगे क्या आएगा? सेकेंड, अगर बी की बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे बी की कर्व ये, तो ये फर्दर ऐसे जाएगी, तो ये जो मैंने अब आपको बताई है ये कम प्रॉफिट दिखा रही है, जो क्लोजर होगी वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो ये मैंने वैसे बना के दिखा दी। हैंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ फर्म ए फॉर एनी गिवन आउटपुट ऑफ बी इज दस रिप्रेजेंटेड बाय द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द लोएस्ट अटेनेबल आइसोप्रॉफिट कर्व। तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है ये लोएस्ट कर्व पे, लोएस्ट आइसोप्रॉफिट कर्व पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको मैंने नाम नहीं दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट हो सकता है ए फर्म के लिए। समझ गए बात? अब आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी। फॉर फर्म ए द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सक्सेसिव आइसोप्रॉफिट कर्व लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, वाइल फॉर फर्म बी दे लाई टू द राइट ऑफ ईच अदर। मतलब ए फर्म के लिए ये जो हायर पॉइंट्स हैं ये लेफ्ट साइड को होंगे, सिंपल वर्ड्स में दूसरी एक्सिस की तरफ झुके होंगे, और अगर मैं इस एक्सिस पे बनाऊं तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो दूसरी एक्सिस की तरफ झुका होगा। समझ गए बात? ये राइट साइड की तरफ होंगे, मतलब दूसरी एक्सिस की तरफ इनका झुकाव, और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड की तरफ होंगे। समझ गए बात? अब ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी ज्वाइन ऑल द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑन द आइसोप्रॉफिट कर्व्स फॉर फर्म ए वी ऑब्टेन द रिएक्शन कर्व। अब मैंने बताया था ना, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होंगे ये थोड़े लेफ्ट साइड पे होंगे, तो डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बनाना इस पे बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम ये सारे हाईएस्ट पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमें ए की रिएक्शन कर्व मिल जाएगी। हेंस एज रिएक्शन कर्व शोज how it will determine its output as a reaction of firm B's decision to produce a certain level of output। तो A's रिएक्शन दिखाती है कि अगर B ने कोई पंगा कर लिया, अगर B ने कुछ चेंजेस किए, तो A उसके हिसाब से किस तरीके से रिएक्ट करेगी। सिमिलरली बाय जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट्स जो आइसोप्रॉफिट कर्व के जो B पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो हायर आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं उसका जो पॉइंट्स होंगे वो जो बी फर्म है उसके थोड़े राइट साइड पे होंगे, या फिर कह लो दूसरी एक्सिस की तरफ होंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ होंगे। तो अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये बी की रिएक्शन कर्व बन जाएगी, ठीक है। तो वही बात, बीज रिएक्शन कर्व शोज हाउ मच आउटपुट इट हैज़ टू प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट गिवन के उसके राइवल फर्म ने क्या किया है। मतलब ये जो रिएक्शन कर्व है वो बताती है कि अगर ए ये करेगा तो बी क्या करेगा, ठीक है। अब आ जाता है कार्नोट इक्विलिब्रियम कहाँ है। अब एक और बात, आपने यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये जो रिएक्शन कर्व वाली मैंने बातें लिखी हैं यहाँ तक आप इग्नोर कर सकते हो, बल्कि इनफैक्ट आप यहाँ तक लिख सकते हो। ये जो थर्ड पॉइंट है इसको इग्नोर कर सकते हो। समझ गए बात? तो क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, यहाँ से मेन बात लिख सकते हो, ठीक है। अब रिएक्शन कर्व अप्रोच तो मैंने आपको बताया क्या होता है। अब रिएक्शन कर्व अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दोनों की दोनों रिएक्शन कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों रिएक्शन कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी, वो इक्विलिब्रियम होगा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ द रिएक्शन कर्व्स ऑफ टू फॉर्म्स डिटरमिन्स कार्नोट इक्विलिब्रियम। इट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है ओनली इफ फर्म एज रिएक्शन कर्व इज स्टीपर देन फर्म बीज रिएक्शन कर्व। ये स्टीपर तब, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी माना जाएगा जब ए की रिएक्शन कर्व की जो स्लोप है वो स्टीपर है, मतलब ए की जो स्लोप है वो ज़्यादा है और जो बी की स्लोप है वो कम है। बीज रिएक्शन कर्व की जो स्लोप है वो कम होगी। कैसे? मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय द एजम्पशन दैट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सक्सेसिव आइसोप्रॉफिट कर्व्स
ऑफ अ फर्म लाई टू द लेफ्ट साइड, मतलब जो ए वाली है, यही वाली बात, जो ए वाली है उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे होंगे और बी वाली के जो हाईएस्ट पॉइंट है वो राइट साइड पे होंगे। अब अगर ये होगा तो ये इनकी स्लोप्स अपने आप वैसे की वैसे ही बनेगी। अब आ जाता है रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। इस पॉइंट पे काटते हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिंस एज रिएक्शन कर्व जो है स्टीपर है और बीज रिएक्शन कर्व से वो स्टीपर है, पॉइंट ई रिप्रेजेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेट फर्म ए प्रोड्यूसेस OA1 विच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट A3। अब इक्विलिब्रियम के सामने आउटपुट A3 बनाता है और ये B3 बनाता है, समझ के बात। ये चीज़ आप साथ के साथ बनाना, इक्विलिब्रियम के सामने ये वाली आउटपुट जो है A3 बनाता है A कंपनी और B3 बनाती है B कंपनी, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो फर्म A है वो कम आउटपुट बना रहा है, गिवन द कुर्नॉट्स assumption दैट द फर्म A विल मेंटेन इट्स आउटपुट लेवल ऑफ OA1। हम ये मान लेते हैं कि मान लो वो OA1 बनाएगा, समझ के बात, OA1 आउटपुट बनाएगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं शुरू में। फर्म B विल रिएक्ट टू A's डिसीजन बाय प्रोड्यूसिंग OB1। अब अगर इसी के सामने चलें, ये देखो इसी के सामने चलें, इसके सामने ये वाला जो है ये B के रिएक्शन कर्व को यहाँ काटती है ना, तो B कितना बनाएगा, B बनाना शुरू कर देगा OB1। अब OB1 को देखते हुए, OB1 के सामने क्या है, एज रिएक्शन कर्व, OB1 के सामने देखेंगे तो ये जो A है वो कितना बनाएगा, A इसके रिएक्शन में बनाना शुरू कर देगा इतना अमाउंट, ये वाला क्या है A2, ठीक है। अब इसके A2 को देखते हुए अब अगर हम A2 के सामने चलें तो B में रिएक्शन कितना आता है OB2, तो ये ऐसी खिचड़ी पकती रहेगी। अब OB2 के सामने जाएंगे तो ये A कुछ बनाएगा। ये जो है एडजस्टमेंट अपने आप चलती रहेंगी जब तक ये E फॉर्म के E पॉइंट पे क्लोजर नहीं आ जाता। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ, बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ लिखना था द फर्म A, मैंने दे फर्म A लिख दिया, ठीक है। द फर्म A रिएक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग अ लार्जर आउटपुट OA2, ठीक है, उसने OA2 बनानी शुरू कर दी यहाँ पे, ऑन द एजम्पशन दैट फर्म B विल मेंटेन इट्स आउटपुट एट OB1, ठीक है। फिर क्या हुआ, फर्म B ने रिएक्ट किया और फर्म B ने फिर OB2 बनाना शुरू कर दिया। दिस एडजस्टमेंट प्रोसेस विल गो ऑन, ये चलता रहेगा अनटिल, कब तक चलता रहेगा, until the equilibrium level of output is represented by firm E, या फिर firm E पे हम reach नहीं कर जाते। Even if firm A decides to produce the output larger than OA3, मतलब अगर ये इससे ज़्यादा भी बनाना चाहेगा तो भी रिजल्ट यही निकलेगा कि एंड में यहीं आके जो है दोनों के दोनों कंपनियां जो है मतलब सेटिस्फाई होंगी, यहाँ तक इक्विलिब्रियम पहुँच जाएगा, ठीक है। द सेम इक्विलिब्रियम वुड बी रीच्ड थ्रू द एडजस्टमेंट। Therefore, E represents the stable equilibrium at which firm A's output is OA3 and firm B's output is OB3। तो मतलब इक्विलिब्रियम यहीं पे होगा OA3 एंड OB3 में, समझ के बात। अब इसके बाद यही हो गया, ठीक है, यहाँ तक। द स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E इज इन फैक्ट व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल्ड नैश इक्विलिब्रियम। अब ये नैश इक्विलिब्रियम 2 नंबर में आ जाता है। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो ये सोचती हैं कि जो उन्होंने काम किया है वो बहुत बढ़िया है, समझ के बाद दोनों सोचती हैं कि उन्होंने अपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनको फुली यूटिलाइज किया और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया है। दिस कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वाज फर्स्ट क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय द मैथमेटिशियन जॉन नैश इन 1951। नैश इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेबल सिचुएशन इन विच ईच फर्म इज डूइंग द बेस्ट इट कैन गिवन, जो भी हैं अपना बेस्ट देती हैं, बेस्ट इट कैन गिवन नहीं आना चाहिए था, गिव व्हाट इट्स कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। हर एक कंपनी ये सोचती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, जो मेरे कॉम्पिटिटर ने किया था उसके हिसाब से मैंने क्या बेस्ट दिया है, समझ के बात। तो नैश इक्विलिब्रियम में दोनों की दोनों कंपनियां सेटिस्फाई रहती हैं कि भाई जो मैंने किया है गिवन द रिसोर्सेज वो बहुत अच्छा था, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट पॉइंट E, ये जो पॉइंट E है, each firm maximizes its own profit given the belief about the firm's output decision। समझ के बात, दोनों की दोनों ये सोचती हैं कि अगर दूसरे ने ये बनाया तो मैंने ये बनाया और मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। However, industry's profits are not maximized। इंडस्ट्री के प्रॉफिट थोड़ा ना मैक्सिमाइज हुए, वो तो अपने आपस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे लगी है और एक कंपनी अपने बारे में सोच रही है, दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रही। अब ये डायग्राम देख के डरना मत, ये बहुत आसान सा डायग्राम है। इसमें क्या है, मैंने ध्यान से देखना, ये एज रिएक्शन कब बना ली, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बीज रिएक्शन कब बना ली, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसको भी रब कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने पहले एज रिएक्शन कब बनाई, 1, ये बनाई 2,
ये बनाई 3, ये बनाई 4, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। सिमिलरली मैंने बीज रिएक्शन का बनाई 1 2 3 4, इसको भी रब कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये जो यहाँ पे थर्ड थी और इसकी जो थर्ड थी, ये आपस में यहाँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दी। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं वो क्या है, कोर्नोट इक्विलिब्रियम। समझ के बात। तो कोर्नोट इक्विलिब्रियम का जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों की दोनों रिएक्शन का जो आइसोप्रोफिट कर्व्स और रिएक्शन कर्व्स ई पॉइंट पे, वो तो कोर्नोट इक्विलिब्रियम है। मगर कोर्नोट इक्विलिब्रियम में जो है इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम थोड़ी ना है। अब इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। ये कैसे आया है ये मैं बताता हूँ। अगर आपने एजवर्थ मॉडल पढ़ा हुआ है तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। गिवन इन द गिवन फिगर, ये जो है एफ आई इज द एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ये जो एफ आई है ये क्या है, एजवर्थ की कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, विच शोज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द आइसोप्रोफिट कर्व्स ऑफ 2 फर्म्स। ये जो 2 फर्म्स है ना, ये आपस में जहाँ पे टेंजेंट हो रही है उनका आइसोप्रोफिट कर्व, दोनों की जो टेंजेंट हो रही है उनको मिला के एक कर्व बनी है, उसे एजवर्थ की कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहा गया है। अब ध्यान से सुनना, ये बात समझ लेना। Points of this curve indicates optimal profits for the industry, and all points of the contract curve FI represents lower industrial profit because one of these points imply lower profits for either one of the firms as compared to the profit on the contract curve. ये कहते हैं, एजवर्थ कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर पॉइंट्स हैं यही हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे हैं, और अगर इनके अलावा कोई भी और पॉइंट होगा उसमें एक कंपनी का प्रॉफिट तो होगा मगर दूसरे का मैक्सिमाइज नहीं होगा। ये किस तरीके से होगा वो बताता हूँ, ध्यान से समझना, आपको फिगर भी दिखाता रहूँगा। दस वी मे से दैट इंडस्ट्री प्रॉफिट एट पॉइंट ई आर सब ऑप्टिमल। ये जो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है ये मतलब सब ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल सिचुएशन ये नहीं है। कैसे, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कैसे। इफ द 2 फर्म्स मूव फ्रॉम पॉइंट ई टू जी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, दिखाता हूं आपको। अगर दोनों की दोनों फर्म्स ई पॉइंट से मान लो जी पॉइंट पे मूव करती हैं, कहां से, ई पॉइंट पे मूव करके जी पॉइंट पे आ जाती हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाती हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। ये जो थर्ड पॉइंट पे जो आइसोप्रोफिट कर्व है ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ये वाली कर्व है, और ये जो दूसरी कर्व है ये वाली कर्व है। आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि ई पॉइंट पे ये आइसोप्रोफिट है बी की, और जी पॉइंट पे ये आइसोप्रोफिट कर्व है। तो आपने ये महसूस नहीं किया कि जो बी थी वो अपनी एक्सिस के पास वाली आइसोप्रोफिट कर्व पे आ गई है, जिससे जो बी का जो प्रॉफिट लेवल है वो पहले से बढ़ गया है। जितना पास एक्सिस में होंगी, मतलब जितना कंसर्न्ड फर्म आइसोप्रोफिट कर्व पास होगी एक्सिस के, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आता है। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि ए की तो सेम आइसोप्रोफिट कर्व रही, ये जो PB3 है, ठीक है, मगर बी जो पहले आइसोप्रोफिट कर्व PB3 पे चल रही थी, अब वो मूव होके पहले से कम निचली आइसोप्रोफिट कर्व पे आ गई है, जो पहले से ज़्यादा लेवल ऑफ प्रॉफिट को दिखाता है। समझ के बात। सिमिलरली अगर आप एच पे आते तो ये वाला जो है, जो बी का प्रॉफिट कर्व है, आइसोप्रोफिट कर्व, ये तो सेम ही रहता, मगर जो ए है वो पहले से नीचे वाली आइसोप्रोफिट कर्व पे आ जाता, जो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाता। इसी को थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखा है मैंने, तो थोड़ा स्पीड कर लूँगा क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबी हो गई है। फर्म ए वुड कंटिन्यू टू रिसीव सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज PA3, while firm B's profits will increase from PB3 to PB2, क्योंकि वो निचले वाली कर्व पे शिफ्ट हो गए। सिमिलरली if these two firms move to point H, मान लो H पे आ जाते, तो A का प्रॉफिट जो है बढ़ जाता, B का प्रॉफिट उतना का उतना ही रहता। तो वही चीज़ मैंने लिख दी कि कॉन्टैक्ट कर्व पे H पॉइंट पे आ जाते हैं तो फर्म बी विल कंटिन्यू टू रिसीव द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट। बी का तो प्रॉफिट सेम रहता है जो कि PB3 है, वाइल द प्रॉफिट ऑफ फर्म ए विल इंक्रीज फ्रॉम PA3 टू PA2, क्योंकि निचले वाले आइसो प्रॉफिट पे शिफ्ट हो जाती तो वो पहले से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती। इन बोथ केसेज बिकॉज फॉर वन फर्म प्रॉफिट इंक्रीजेज वाइल फॉर द अदर फर्म प्रॉफिट रिमेन्स कांस्टेंट। तो एजवर्थ बॉक्स क्या कहता है हमें, एजवर्थ का यही कहता है ना कि एक का प्रॉफिट बढ़ गया मगर दूसरे का प्रॉफिट कम नहीं हुआ, एक का प्रॉफिट हमने बढ़ाया है और दूसरे का प्रॉफिट कांस्टेंट है। तो इससे क्या पता लगता है, टोटल इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स बढ़ गए। ओवरऑल एजवर्थ कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे आओगे तभी इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, और वो प्रूव भी करके दिखाता है। द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट Cournot's model both the firms
reach a suboptimal equilibrium. This happens because of the naivety in the attitude and behavior of the firms. तो ये equilibrium को नॉट कहता है इसलिए आ रहा है क्योंकि जो दोनों के दोनों फर्म्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो नाइव है, मतलब वो अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखते ही नहीं है. These firms learn nothing from their past experience. Each firm continues to believe that the other would stick to a given position. On this assumption, the firms act independently and fails to recognize the fact that the other also operates with the same assumption. वही बात बार बार घुमा घुमा के पेपर के. तो बेसिकली ये लास्ट पैरा एक कंक्लूजन टाइप है. इस तरीके से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जो पार्ट मैंने बताया था वो सिर्फ समझाने के लिए था बीच में आइसोप्रोफिट कर्व्स का और उसकी प्रॉपर्टीज का. इस तरीके से आप लिखोगे, थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो. 5-6 पेजेस आपने भरने होंगे. नेक्स्ट मॉडल मैं लेके आऊँगा बर्ट्रैंड मॉडल, तो वो फिर किसी दिन होगा, उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.